हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, राइट। तो अभी तक हमने कई सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे बात करें संघीय व्यवस्था क्या है, क्यों जरूरी थी, एंड इसमें दो तीन सूचियां थी, उनके बारे में हमने बात की कि किसमें किसका अधिकार है और कितनी इनमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं। देन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है आज का। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, हमने अभी केंद्र शासित प्रदेश के भी बारे में कल पढ़े हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका अधिकार होता है या किसकी शक्ति होती है, ठीक है। जैसे बात करूं, मैं ऑप्शन भी दे देती हूं आपको। केंद्र का, राज्य का, या कि केंद्र शासित प्रदेश वालों का स्वयं का होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, बिकॉज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसी है। हमने संघीय व्यवस्था बना तो ली, उसमें अब ये चलती कैसे है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त तो नहीं है। यानी क्या बात की जा रही, संवैधानिक प्रावधान कुछ जरूरी है, लेकिन इतने से ही काम हमारा नहीं चलने वाला है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं था, ठीक है। जब संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं था तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, ठीक है। यानी कि मुख्य श्रेय हम किसे दे सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को दे सकते हैं। और इसी से क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम बात हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह से हो पाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बस इसमें इतना समझा, ये संवैधानिक प्रावधानों पर से संघीय व्यवस्था नहीं चलती है। लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, इसको काम मतलब वास्तविकता में लाने के लिए। और उसके बाद है भाषाई राज्य की। अब हम बात करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा किस तरीके से था। क्या होता है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन या प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, ठीक है। हम 1947 में आज़ाद होते हैं और उसके बाद अब जब हम आज़ाद हो गए हैं, हम पे किसी का अधिकार नहीं, हमको ही अपना सब कुछ करना है, तो वहाँ पे भी इतना आसानी से नहीं हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पे अब हमें अपना सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना था। तो इसमें क्या हुआ कि सब अलग अलग थे, आपको पता है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, सारे प्रांत अलग अलग थे। आज़ादी के बाद भी उन्हें मिलाया गया, मिलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त हुई, उन्हें अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। कुछ राज्य अभी तक बने, जैसे तेलंगाना की हम बात करें तो जो 28वां राज्य या 29वां राज्य बना था, ठीक है। हालांकि अब 28 ही राज्य रह गए हैं, लेकिन 2014 में जो 2 जून 2014 में बना था 29वां राज्य था, लेकिन अब फिलहाल में 28 राज्य ही हैं हमारे देश में। तो यहाँ पे मतलब अभी तक इसकी प्रोसेस चलती है और चलती ही रहेगी, जब भी हमें नीड होगी तो बना लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है, और उस वक्त से लेकर सन 2006 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ठीक है। आपके पास यदि पॉलिटिकल मैप हो पूरे इंडिया का, वहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरीके से अलग अलग स्टेट आपको दिखेंगे व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो उन अलग अलग स्टेट की कैपिटल अलग अलग है, सब कुछ वहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश भी अलग अलग मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैप में बनी बनाई नहीं थी, बनाना पड़ा था हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या बात करें हम, तो यहाँ पे बताया गया कि इस अवधि में आए बदलावों को देखकर यहाँ पे आप एक बारगी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए मतलब कि कई नए प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए।
यानी कई प्रांत ऐसे थे जिनकी सीमाएं, क्षेत्र और नाम क्या थे, पूरी तरह से बदल गए थे। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि यदि हम बात करें कि नए राज्यों को बनाने के लिए सन 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। अभी हमारा संविधान बन रहा था, हम आज़ाद हो गए थे, संविधान नहीं बना था, ये बात आप भूलना मत कभी। ठीक है। और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो आप कि हम 1949 में संविधान क्या हुआ था, पूरा बन के कंप्लीट हुआ था, पहली बार पढ़ा गया था। अभी हम 1947 में ही आज़ाद हो गए, कैबिनेट मिशन 1946 में आती है। ठीक है। तो अभी तो राज्य बनाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि संविधान अभी बनने की प्रोसेस पे था और उसी बीच हमें आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। जो पुराने राज्य थे, हालांकि उन्हें हम राज्य नहीं कहते थे, प्रांत कहते थे। ठीक है, राज्य अब कहते हैं। तो जो पुराने प्रांत थे या राज्य थे, उनकी जो भी सीमाएं थी काफी बदली। ऐसा नहीं है कि एक की बदली, काफी बदली, नाम भी बदले। और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृत, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी कि एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर से मतलब आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर, हमारा पहला राज्य जो बना था वो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आपको बताना है कि पहला राज्य हमारा कौन था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था और उसका सन क्या था, किस वर्ष में उस राज्य का गठन किया गया था। ठीक है। और आई होप कि ये लूसेंट के जीके का आपका क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोगों से बन जाएगा। हम इसके बारे में एक बार और चर्चा कर चुके हैं, सो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप बताओगे इसको कि क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ राज्य थे जो कि हालांकि जितने भी स्टेट हैं वो भाषा के आधार पर ही नहीं बने थे। ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि भारत के जितने भी स्टेट है भाषा के आधार पर हैं। जैसे हम देख रहे हैं नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड जो है, तो इनमें से कई क्राइटेरिया देखे गए थे, सिर्फ भाषा को ही इसमें मूल आधार नहीं माना गया था। उसके बाद आता है कि जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें भिन्नता दिखाई देने लगी कि आप भाषा के आधार पर बांट रहे हो, यानी कि अलग अलग भेदभाव समझ रहे हो। ठीक है। तो यहाँ हालांकि जनता की मांग थी। आंध्र प्रदेश की जब हिस्ट्री पढ़ोगे, सॉरी मतलब आपको बताना है। ठीक है। जब जो भाषा के आधार पर वो राज्य गठित हुआ था उसकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पे देखोगे कि मतलब वहाँ के लोग ही मानते थे एक व्यक्ति के द्वारा तो कम से कम 56 दिन तक उपवास किया गया था और अपनी जान त्याग दिए थे उन्होंने कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। ठीक है। तो वहां पे लोगों की भी डिमांड थी इस आधार पे, सरकार ही ऐसा नहीं करना चाहती थी, लोग ऐसा चाहते थे। और उसके बाद हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि सरकार कोई भी काम करती है पहले उसका सर्वे करती है, कमेटी बिठाती है, उसके बाद जो भी आयोग फैसला देता है वहीं पे उन पे मंथन करके निर्णय लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इनको बस इतना डर था कि कहीं हमारा देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें ये डर था कि कहीं टूट ना जाए और उन्होंने टाल दिया था, टाल मटोल कर रही थी। पर क्या हुआ कि हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्र सरकार टालती तो है लेकिन फिर भी मजबूरन, क्योंकि डिमांड थी पब्लिक की, बनाना ही पड़ेगा, बनाती है। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जहाँ तक हम मानते हैं कि मतलब जो भाषा के आधार पर राज्य बने हुए हैं तो ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ, इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आप देखिए जैसे भाषा के आधार पे सपोज नहीं होता है, कहीं पे तमिल बोलने वाले लोग हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तमिलनाडु पे, ठीक है, कोई तमिल बोल रहा है, अब आप वहाँ पे ले जाके हिंदी वालों को रख दो, वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तमिल वाले तमिल में रहे, हिंदी वाले हिंदी में रहे, तो वहाँ पे बेहतर होगा, अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि जिस घर में हमें रहना है उस घर की बोली भाषा तो हमें आनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज हम तो बिल्कुल पागलों जैसे देखते रहेंगे, कौन क्या बोल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आएगा।
एक हिसाब से ठीक भी था और हुआ भी इसी को, क्योंकि कोई चारा नहीं था। ठीक है, कि आप कोई और भी क्राइटेरिया कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि हम इसके आधार पे विभाजित करेंगे। यही सबसे उचित लगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया होता था जहाँ पे उसी उसी भाषा के बोलने वाले लोग होते थे। भले ही प्रांतों में था, लेकिन वहाँ पे था ना कि जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, आप भी बोलने लगोगे मेरे साथ रह के हिंदी, दूसरे भी बोलने लगेंगे तीसरे, क्योंकि जहाँ हम इकट्ठा रह रहे हैं हम चाहेंगे कि हम एक जैसे बात करें, बेहतर होगा, क्योंकि नहीं बात करेंगे एक जैसे तो हम अलग ही रह जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है, इसमें काफ़ी मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉलिटिकल मैप में ये जो है इसको भूलना नहीं है, कभी हमें याद रखना है। यहाँ से ये केंद्र शासित प्रदेश है दोनों। ठीक है, पहले ये तो पूरा स्टेट था, ये पूरा स्टेट था, जम्मू कश्मीर था। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या हुआ है कि ये एक अलग लद्दाख बन गया है, और यहाँ पे एक बन गया है क्या, हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इतना ही है, इसलिए यहाँ पे कई सारे हमारा, यदि फिजिकल मैप की भी बात करें, ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप में भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से नहीं, लद्दाख, सॉरी, अफगानिस्तान की अब लद्दाख से लगती है। ठीक है, लद्दाख राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। इधर से आप बात करोगे तो इधर भी यहाँ पे जो भी आता है अपना LOC LAC, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पॉलिटिकल मैप देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको इसमें स्लाइड में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा होगा, तो इसलिए आप लोग अपने जो भी आपके पास एटलस होगा उसमें थोड़ा सा नज़र दौड़ाइएगा, अपने स्टेट कितने कितने हैं। ठीक है, और उन पे देखिएगा कि क्या कैसे है। और उसके बाद अब हम आते हैं भाषा नीति में। भाषा नीति की बात करें हम यदि, तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे संविधान में कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को राजभाषा माना गया। पर क्या हुआ इसमें कि हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए और संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि संसद में कोई भी काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी काम हो रहा, हर एक चीज़ अंग्रेजी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। और कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का वर्णन नहीं है। वो आपको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल जो भी दे देगा, उसमें राइट आंसर आपका अंग्रेजी होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, अभी नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा खैर अभी तक तो नहीं बनी है, आप में से कोई जानता हो तो बता देना मुझे भी, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, राजभाषा है, राष्ट्र नहीं है, क्योंकि 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। दक्षिण भारत पे आप जाओगे, वहाँ पे कोई आपको हिंदी बोलता हुआ नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। जो भी हमारा साउथ इंडियन है उसमें बात करें तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। आप पूर्वोत्तर में भी जाओगे तो ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाती है। तो बस इसमें मध्य या उत्तर भारत में ही आप मान के चल सकते हो कि हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात की गई कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। अब राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं और उनका काम उसी भाषा में होता है। और उसके बाद है कि श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए।
अब यहाँ पे एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हम हिंदी प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप हम सभी, और हम यदि हिंदी से इंग्लिश से भाग रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे जो पहले के थे लीडर थे, जो भी थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सुभाष बोस जी हो, आप किसी को भी ले लीजिए, उन सब की जो कि एजुकेशन लेवल की स्टडी थी, हर एक चीज़ इंग्लिश से ही हुई थी, ठीक है। उन्होंने अपनी हिंदी को छोड़ा नहीं था, लेकिन इंग्लिश को उन्होंने पढ़ा, और जब इंग्लिश को उन्होंने पढ़ा तभी तो अंग्रेज़ों के सारे कारनामे हमें पता चले, क्योंकि उनके सारे लेख वगैरह अंग्रेजी में होते थे, हमें पता नहीं चलता था क्या। जब हम इंग्लिश में अवेयर हुए तभी तो हमें पता चला कि क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को कहीं भी इंग्लिश वर्ड दिखे भागना नहीं है, इंग्लिश हमसे आनी चाहिए, कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। आप ये मत समझ के लो चलो कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम हिंदी ही यूज करेंगे, और ऐसी हिंदी कि फिर लौह पथगामिनी, जैसे कि ट्रेन को बोल दें लौह पथगामिनी, सुनने वाला भी अचंभित हो जाए कि भैया आप बोल क्या रहे हो, ये तो मैंने पहली बार सुना। तो इसलिए हम हिंदी का सम्मान करेंगे, हिंदी को भूलेंगे नहीं, मातृभाषा, इसमें कोई सीखने की भी ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी सीखे रहते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें आनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात होगी कि इंग्लिश के अलावा भी हमें कई सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, यदि हमें कुछ बड़ा करना है तो, ठीक है। हमें भाषाएं हमारे मार्ग का रोड़ा नहीं बननी चाहिए कि हमसे इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे था कि आप बंद कर दोगे जो सरकारी कामकाज हो रहे थे 1965 तक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और क्योंकि अब मैंने बताया ना आपको कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में ये मान लो कि मध्य भारत के लोग हो गए, ये पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ की हम बात करें, चलो ठीक है, हिंदी चलती है, समझ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, और हरियाणी, राजस्थानी, हम भी लगभग हिंदी से मिलती जुलती रहती है, समझ लेते हैं हम सब, ठीक है। लेकिन ये दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडियन के, जो कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे टोटल इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे टोटल इंग्लिश यूज की जाती है। कुछ आपको अपवाद मिलेंगे जहाँ हिंदी बोलते होंगे या कुछ और लैंग्वेज, हालांकि वो अपनी स्थानीय लैंग्वेज तो बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको इंग्लिश बोलने वाले ही मिलेंगे। कुछ यही हाल इनका भी है, या तो अपने स्थानीय भाषा का यूज करते हैं या इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना छोड़ दो आप, इधर इधर के आपको कुछ ऐसे ही मिलने वाले, इसलिए कि चलो संसद कोई नियम कानून लाती भी है, ला देती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए वो लाएगी ना। तो जब ऑल ओवर इंडिया के लिए लाएगी, हिंदी भाषी सिर्फ इतनी ही है, आप इंग्लिश हटा दोगे तो हिंदी वाले भी इंग्लिश समझ जाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश हटा दोगे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब पूरे भारतवासी जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि जो भी नियम कानून आते हैं उसे कई लैंग्वेज में लाना चाहिए, जब हमारी अनुसूची में है कि मतलब 22 भाषाएं हैं तो उनमें से कुछ तो लाना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी समझ सके कि क्या बातें की जा रही हैं उनको पढ़ के, ठीक है। बस आप हिंदी इंग्लिश में कर दो, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं लगता, कुछ और लैंग्वेज होनी चाहिए तो बेटर होगा, क्योंकि सबको हर एक भाषा नहीं आती है, लेकिन हमें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक ऐसे पद पे जा रहे हैं जहां हो सकता है कि हमें केरल में ही काम करने को दे दिया जाए, अंडमान निकोबार में ही दे दिया जाए काम करने को, तो फिर वहां पे हम बहाना नहीं बना सकते, हमें काम करना पड़ेगा, और जब जहां रहते हैं वहां की लैंग्वेज हमसे आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, 1 से 2 महीने में हम अच्छी खासी सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि भागने के तो कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है, तो इसलिए भागना नहीं है, हाँ उसको डट कर सामना करना है, ठीक है। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके बाद हम बात करें तो तमिलनाडु में तो इस भाषा में उग्र रूप भी ले लिया था, और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की राजकीय कामकाजों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा लिया। चलो ठीक है, तमिल वालों ने, जो दक्षिण भारत की मैंने बात की कि उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, तो केंद्र सरकार ने कहा चलो ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर देंगे, ठीक है। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन
को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। ठीक है, यदि भारतीय लोग भी क्या करते कि नहीं हम हिंदी ही करेंगे ऐसा करते, तो कहीं ना कहीं तमिल इधर भी हमला कर सकते थे। ठीक है, गृह युद्ध हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी होशियारी दिखाई और कहा चलो ठीक है भैया, तुम्हारा भी भला हमारा भी भला, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर देते हैं, तो दोनों का ही काम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा किया भी गया। उसके बाद आता है यहाँ पे हम बात करें केंद्र एवं राज्य का संबंध। तो सेंटर और स्टेट के संबंध की हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। ठीक है, दोनों में ही। और सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया जाता है कि काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा था। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। काफ़ी समय तक एक ही पार्टी का, दैट मीन्स काफ़ी लंबे समय तक 11th क्लास में अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस का ही राज्य था। जैसे अभी हर जगह पे बीजेपी दिख रहा आपको, वैसे ही स्वतंत्रता के बाद एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 दिन 2 दिन का था, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक का था ये। ठीक है, ये पार्टी थी। हालांकि बाद में इसकी सिचुएशन आज ऐसी आ गई है कि राहुल गांधी जी का कहीं पता भी नहीं चलता अब। ठीक है, तो आपको अभी पता होगा कि कहीं विदेश घूमने गए हैं, देश में क्या कुछ चल रहा है हमारा, कहीं ना कहीं कहें तो विपक्ष थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन देश में विपक्ष का मजबूत होना हमारे एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बात आप समझ के चलो। अदरवाइज तानाशाह वाली शासन व्यवस्था चलने लगेगी यदि विपक्ष नहीं मजबूत हुआ तो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा मीठा मीठा ही अच्छा नहीं होता, कभी तीखा भी बहुत अच्छा होता, स्वादिष्ट होता है। तो देश में यदि पक्ष की सत्ता है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो जो भी मन करे, मतलब कभी चोर है, कभी ये है, हवलदार है, ऐसा वाला नहीं। बढ़िया अच्छा खासा मजबूत वाला विपक्ष होना चाहिए, ताकि अपनी बात को ऐसे साबित करा दे कि हाँ तुम गलत हो, हम सही हैं, ताकि जो पक्ष सत्ता में है वो काम बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि यदि नहीं करते, विपक्ष तो बैठी है, यदि वो नहीं करते अच्छे से, विपक्ष बैठी है, उनके गले में जूल पड़ेगी, वो मतलब कि तुमने ऐसा नहीं किया है। इसलिए उनको विपक्ष रहना, यानी कि देश में विपक्षी का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें बताया काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पार्टी थी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसी वो व्यवस्था भी नहीं हुई कि चलो हर एक स्टेट में तो कांग्रेस ही है, क्या करना है। ठीक है, कुछ इसमें भी ध्यान नहीं दिया गया था। और उसका मतलब हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। ठीक है, यानी कि पहले तो ठीक था, चलो इसमें कोई नहीं कि हमारा ही है सब कुछ। बाद में जब आती अलग अलग पार्टियों की सरकार अलग स्टेट में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोलमेल किया जाता था। और उसके बाद है कि 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर
सरकार बनानी पड़ी और इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति यानी कि नई संस्कृति पनपी। और उसके बाद क्या होता है कि इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। और वो फैसला क्या था? इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो मनमाने ढंग से आप कर देते थे भंग से, वो मुश्किल हो गया कहीं ना कहीं। और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि अब विपक्षी दल की जब तक हम एक रहते हैं तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लोगों को लगता है कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। जब आपका प्रतिद्वंदी आता है तभी हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं। ठीक है, जब तक हमारे प्रतिद्वंदी नहीं आएंगे, जब तक सपोज हम अभी बहुत तो क्या है, पढ़ने में बिल्कुल इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है, ऐसा लगता है घर में हम सबसे इंटेलिजेंट है, जब तक कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, किसी का एग्जाम नहीं दिए, जैसे ही हम एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे हमारे से भी महारथी बैठे हुए हैं जो कि इंटरव्यू से भी वापस आ चुके हैं। ठीक है, अब उनके सामने हमारा कंपटीशन है और जब वहाँ से हम आते हैं तब हमें अपनी औकात समझ में आती है कि यार अभी तक तो हम कुछ थे ही नहीं। पता तो अब चला कि असली टैलेंट क्या होता है। अभी तक तो बस हम यहाँ के जहाँ है मूर्खों के टोली में एक हम ही बुद्धिमान थे, लेकिन जब हम बाहर निकले तब पता चला कि यहाँ सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही है, बाकी सब बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ही हुआ था कि कांग्रेस तो समझ रही थी कि चलो ठीक है, जो भी चल रहा मजे से चलने, तो दिक्कत क्या है। और जब पार्टियां बदली, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनने लगी, अलग अलग स्टेट में कई सारी पार्टियां बनी, जिनका भी सेंटर पे अधिकार होता था वो राज्य वालों को भंग करा के अपना इधर उधर से गोलमेल कर देते थे। अब जैसे एमपी में, हालांकि मैं नहीं कह सकती कि ऐसा सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि जैसे एमपी में कमलनाथ जी की सरकार गिरी, वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। शिवराज जी अभी तक थे, कमलनाथ जी के आने से पहले तक यहाँ के मुख्यमंत्री, और उसके बाद क्या किया गया? पुनः उन्हें लाया गया। उनकी सरकार गिरती है, पुनः उन्हें लाया जाता है, यानी कि इसका मतलब आप कुछ भी मतलब उसके अंदर की मैं खैर बात नहीं करूंगी कि क्या कुछ हुआ होगा, वो खैर जो भी है राजनीतिक मसला है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। बस आप एक समझिए कि इस तरीके से पहले होता था कि यहाँ पे हो सकता है कि वो अपना बहुमत ना साबित कर पाए हों, लेकिन पहले क्या होता था कि चलो ठीक है, कमलनाथ जी को केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी दबाव आ रहे हैं कि आप की या उनके मंत्रियों को कि हटो यहाँ से, मिलो हम पे मिलो, कुछ ऐसा जो भी प्रलोभन वगैरह है कि किसी भी तरीके से इनकी सरकार गिरे, हम अपने पार्टी वाले को बिठा दें। ठीक है, और आज अपने उनके ही पार्टी वाले एमपी में बैठे हुए हैं, बीजेपी के ही शिवराज जी हैं, कांग्रेस के नहीं है। तो ये बात आप समझ सकते हो। हालांकि हाँ, ये बात मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना कि मैंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती करके कमलनाथ जी को निकाला है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। बस एक एग्जांपल के लिए कि पहले यदि मतलब जैसे कांग्रेस गई, बीजेपी आई, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे दबाव होता था कि मनमानी करते थे कि चलो जहाँ भी है हम इनको हटा पटा के अपना कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रावधान दिया कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उसके बाद से नहीं, काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण की। इसमें क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। ठीक है, हमने अपने देश के 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। अब यहाँ पे भी कि सिर्फ 2 स्तर से ही हमारा शासन नहीं चल सकता है, और भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पे जो यूपी में जनसंख्या है, पूरे भारत की नहीं, यूपी में क्षेत्रफल के हिसाब से रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे या कि हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस ही है, लेकिन इसमें जनसंख्या के हिसाब से यूपी रूस से बहुत ज़्यादा बड़ा है।
यानी कि यूपी में जितनी जनसंख्या है उतनी रूस में आधी भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है कि महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, यानी कि हमारे जो स्टेट है काफ़ी महान है। महाराष्ट्र एक, जैसे जर्मनी एक देश है जितना महाराष्ट्र उतना है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एक जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश के लोग कुछ करे चाहे ना करे, जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी योगदान देते हैं अपना अपना, ठीक है। उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनका बखूबी इज्जत देनी चाहिए उनको कि इतना बड़ा योगदान दिए कि एक देश भी बसा सकते हैं। अलग अलग देश बनाए जाए तो यहाँ 28 देश ही तैयार हो जाएंगे हमारे देश में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यानी कि भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर से विविधताओं से भरे हुए हैं और इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर, यानी कि इसमें क्या है 3 स्तरों पर कौन कौन सी इसमें करने की जरूरत है, और जिसमें तीसरा स्तर स्थायी सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, और जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय स्तर या स्थानीय शासन कहा जाता है। इसको हम पहले ही बात कर चुके हैं। और क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, मतलब इन दोनों से ही शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हम कहते हैं। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए, ठीक है। आपके घर की समस्या आप जान सकते हो, सेंटर पे बैठा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। वही है कि हमारे गांव की समस्या हम जान सकते हैं, ठीक है। हम किसी को बताएंगे तो कोई जानेगा। इसलिए आप स्थानीय स्तर पे कर दो कि जितने भी मामले हैं, यदि स्थानीय छोटे मोटे मामले हैं स्थानीय स्तर पे निपट जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा रहेगा, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी, क्योंकि हम आगे का देखेंगे। यदि राज्य की स्थानीय स्तर के मामलों को निपटाने लगी तो पूरे राज्य का क्या देखेगी, ठीक है। एक के लिए ही रह जाएगी, इसलिए उसमें बांटा गया और काफ़ी अच्छा ये व्यवस्था भी थी। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका भी था। और उसके बाद है कि विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई और इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। और ग्राम पंचायत नगर पालिका के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके, हम स्थानीय स्तर से उठ के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ही पहले 6th-7th क्लास में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिनको भी नहीं पता हो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आता है कि शहरी पे नगर पालिका हो गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे और इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना समाज संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। पहले बस नाम मात्र का था, लेकिन बाद में यहाँ पे 1992 के बाद से काफी व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर की सुधर गई थी। यानी कि कुछ शक्तियां, भाई जो काम आप कर सकते हो ग्राम पंचायत या नगर पालिका वाले जो कर सकते हो उनको कुछ पावर होने चाहिए। अब उनको एक काम करना, आर्डर लेने जाना पड़े सेंटर पे तो पता चले कि वो काम तो यहीं पे ही निपट गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
हर एक इलाके में पंचायत में चुनाव होता है और चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिका, सबका चुनाव नियमित रूप से होता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित की जाती है। कभी जनरल की आती है, कभी ओबीसी की आती है, कभी एससी की आती है, कभी एसटी की आती है, कभी महिलाओं की आती है। जैसे हमारे सेंटर या राज्य में होता, लाइक उसी तरह से हमारे स्टेट में, यहाँ स्थानीय सरकार में भी होने लगा है। और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। और उसके बाद है कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। अब पंचायत और नगर पालिका चुनाव का कौन ये सारा काम करती है? राज्य चुनाव आयोग। जैसे हमने राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बात की थी, वैसे ही एक होती है राज्य चुनाव आयोग। दोनों ही सिमिलर है और दोनों में ही कुछ खास अंतर नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे तो, और पढ़ना ही पड़ेगा आपको, एम लक्ष्मीकांत में मिलेगा, अच्छा डिटेल से मिलेगा पढ़ने के लिए। और हो सके तो आप गूगल से भी दोनों को ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितना सेंटर का जो भी है, स्टेट में भी कुछ ऐसा ही अपना सब कुछ चलता है। बस ज़्यादा पावर, थोड़ा सा ज़्यादा पावर स्टेट जब ज़्यादा उछलने लगे तो सेंटर के हाथ में होती है कि भैया आराम से रहो, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं सेंटर गवर्नमेंट के पास, लेकिन स्टेट के पास भी अपना सब कुछ होता है। कैबिनेट होती है, अपनी सरकार होती है, अपने जो भी राज्य चुनाव आयोग जो चुनाव करवाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और क्या होता है कि राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। और गांव के, यानी कि ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में एक जैसी होगी, आपकी स्टेट में अलग होगी, मेरे स्टेट में अलग होगी, किसी और के स्टेट में अलग होगी, ठीक है। और गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों के में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुना जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि पंच होता है, सरपंच होता है, सचिव होता है, अध्यक्ष होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यता क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। और इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके काम काज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। और स्थानीय शासन की ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है या होता है। और इसे क्या होता है कि ग्राम मंडल, मतलब कि मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। और आप चाहें तो लिख सकते हैं, और हम लिखवा भी चुके हैं। यदि आप 6 क्लास का वीडियो देखे होंगे, 7th क्लास का, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सीक्वेंस से मैंने आपको लिखवाया था कि पहले पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, फिर जिला परिषद होता है, हमारा प्रखंड होता है, जिला परिषद होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम एक ऐसे लिख चुके हैं, एरो बना के वहाँ पे अच्छी तरीके से, ताकि हमें समझ में आ जाए। बस यहाँ पे आप एक अपनी समझ के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो भी है। तो इसमें क्या है कि मतलब जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। और इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। और उसके बाद है नगर निगम के ऐसे
पदाधिकारी को मेयर कहते हैं, यानी कि जो नगर निगम के पदाधिकारी होते हैं उन्हें हम मेयर कहते हैं। और स्थानीय सरकारों की तरह यह नई व्यवस्था दुनिया के लोकतंत्र का अब तक का सबसे अच्छा, या हम बात करें तो इसमें क्या बात की गई है कि यानी कि सबसे बड़ा प्रयोग है। और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में क्या है, दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। और स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। और इसने महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही क्या कर दिया गया कि हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूती प्रदान की गई है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। तो काम परेशानियां तो खैर रहेंगी ही, हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं मरने वाली नहीं, तो परेशानियां हमारे सामने रहेंगी ही, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि बहरहाल बहुत सारी अभी परेशानियां हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। आप लोग गांव में रह रहे होंगे, आपको पता होगा। और उसके बाद यदि नहीं पता तो आप पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है। नियमित रूप से नहीं होते और लोग बड़े उत्साह के साथ जो भी वोट वगैरह तो देते, लेकिन बैठ के नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस तरह हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं, ठीक है। यानी कि सारी बात कहते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि अभी स्वशासन की हम आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ब्राज़ील का एक प्रयोग दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। बस यहाँ पे ओवरऑल हम बात करते हैं, जितना भी पढ़े उसका कंक्लूजन, क्योंकि हम जितना पहले पढ़ चुके हैं वो अभी तो नहीं दोहरा सकते, आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें एक एक चैप्टर में था, ये अब एक एक चैप्टर मेरा 10-10 दिन का होता था, ठीक है। उसमें इतनी एक एक कंसेप्ट को मैं समझाई हूँ, इसलिए आप पिछले वीडियो देखेंगे, आपको सारी बातें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से पूरी बातें समझ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा यदि काफ़ी लंबे वीडियो हो जाते हैं तो आप उसकी जो भी वीडियो का स्पीड होता है आप उन्हें बढ़ा लिया करिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि 1.5 पे कर लिया करिए, या कि 1.25x में कर लिए, मतलब स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे बढ़ जाता है, तो इससे आपको थोड़ा जल्दी से आप सुन लेंगे और समझ भी लेंगे। क्योंकि समझना, हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है और समझने के साथ साथ चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।